इसके पहले अंक में अपन ने देखा था कि महत्तम समापवर्तक की अवधारणा शेष रह गई थी, तो इसको भी अपन विस्तार से समझें। महत्तम समापवर्तक भी गणितीय अवधारणाओं का एक मूलभूत आधार है। इसको समझना भी गणित की विभिन्न दक्षताओं में हमें और आपको पारंगत करता है। तो महत्तम समापवर्तक भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को आना चाहिए, ताकि जो गणितीय प्रश्नों के अवलोकन अपन करेंगे, उनके हल निकालेंगे, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की आवश्यकता होती है। मतलब सबसे बड़े गुणनखंड की जो महत्तम समापवर्तक है उसको HCF से शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया है छोटे रूप में। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़े गुणनखंड। सबसे बड़ा गुणनखंड, छोटा गुणनखंड या सबसे बड़े गुणनखंड से छोटे गुणनखंड, इन सभी शब्दों को आप यहाँ पे समझेंगे। जैसे 18 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 18। अब इससे बड़ी संख्या नहीं है कि जो 18 को विभाजित कर दे। तो 18 का सबसे बड़ा गुणनखंड, 18 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 18। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से यदि कहा जाए कि 18 के गुणनखंड क्या है, 18 के गुणनखंड क्या है, तो देखो 18 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है। तो 18 के गुणनखंड तो इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन 18 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 18 है। तो ये तो बात हो गई गुणनखंड की, मतलब अपन ने जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया था, सबसे बड़ा गुणनखंड, जो उस पर अपन ने चर्चा की थी। लेकिन आज की मुख्य रूप से विषय वस्तु है क्या कि महत्तम समापवर्तक अपन कैसे प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार लघुत्तम समापवर्तक 2 संख्याओं, 3 संख्याओं और 4 संख्याओं या इससे अधिक संख्याओं में अपन प्राप्त कर लेते थे, उसी के आधार पर जो महत्तम समापवर्तक होता है वो 2 संख्याओं का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, अनेक संख्याओं का अपन महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। तो देखें इसमें कि अपन दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। अब इसके पहले जिस प्रकार अपन ने लघुत्तम की परिभाषा को लिखकर प्राप्त परिणाम को परिभाषित किया था, उसी क्रम का प्रयोग महत्तम समापवर्तक में भी करेंगे। अपन पहले महत्तम समापवर्तक की मतलब स्थानीय परिभाषा को लिखेंगे और फिर उस परिभाषा के आधार पर जो अपन गणना निकालेंगे उस गणना को अपन सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक की परिभाषा में महत्तम समापवर्तक वह अभीष्ट संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। जब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की परिभाषा पर आप एक एक शब्द पर विचार करेंगे, तब आप उसमें अंतर निकाल पाएंगे। वरना वर्तनी की दृष्टि से दोनों परिभाषाओं की जो शाब्दिक व्याख्या है वो मिलती जुलती है, उसमें आपके लिए गहनता से समझना है। महत्तम समापवर्तक वह अभीष्ट संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। लघुत्तम में क्या होता था? लघुत्तम समापवर्तक वह अभीष्ट संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। तो से और को, इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, बाकी शब्द यथावत रहेंगे आपके, जो पहले लघुत्तम की अपन ने परिभाषा सीखी थी। तो यहाँ पर एक उदाहरण लें, जैसे यहाँ पे 2 संख्याओं का क्या निकालना है अपने लिए? महत्तम समापवर्तक निकालना है।
तो इन दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक निकालने का क्रम क्या रहेगा? पहले अपन 8 के गुणनखंड निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्तक में अपन एक साथ गुणनखंड निकाल सकते थे, लेकिन महत्तम समापवर्तक में एक एक संख्या के पृथक पृथक करके गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणित 2 गुणित 2। देखो यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं 8 के गुणनखंड तो 2 गुणित 4 भी होते हैं, तो ये जो गुणनखंड हैं ये अभाज्य नहीं है, जबकि ये जो अपन ने गुणनखंड निकाले हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 ये अपने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो महत्तम समापवर्तक प्राप्त करने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि जो गुणनखंड का क्रम रहेगा वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही रहेगा। यदि आप इस क्रम में गुणनखंडों को प्राप्त करते हैं तो सही महत्तम समापवर्तक के पास या सही महत्तम समापवर्तक की अवधारणा के पास नहीं पहुंच पाएंगे। आप महत्तम समापवर्तक का सही मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो केवल देखना है कि जो 4 है ये 4 संख्या अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है। ये संख्या तो भाज्य है क्योंकि 4 के 2 से अधिक गुणनखंड है। कई बार अपन ने इस चीज़ का प्रयोग किया है। तो 8 के गुणनखंड अपन ने क्या प्राप्त किए? 2 गुणित 2 गुणित 2। अगले क्रम में 12 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3। एक बार गुणा करके भी देखते जाएं। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो जो भी गुणनखंड आपके लिए मिलते हैं वो हमेशा अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही प्राप्त करना है। अब जब इसके महत्तम समापवर्तक को निकालेंगे तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक बराबर देखें 2 यहाँ से लिए, 2 यहाँ से लिए, 2 अपन ने यहाँ पर लिख दिए। दोनों में से 2 एक एक बार लिया, दोनों में से 2 एक एक बार लिया, एक बार यहाँ पे लिख दिया। 2 यहाँ से लिया, 2 यहाँ से लिया, यहाँ पे लिख दिया। अब यदि 2 यहाँ से अपन काउंट करते हैं या 2 को यहाँ से लिया जाता है तो फिर यहाँ पे 2 का गुणनखंड शेष नहीं है। 3 यदि यहाँ से लेते हैं तो 3 का गुणनखंड इसमें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए इन दोनों अवधारणाओं को अपन यहाँ पे कैंसिल करेंगे। केवल और केवल वही गुणनखंड लेंगे जो दोनों में समान रूप से दिए हों। मतलब इसमें 2 कितनी बार दिए थे? 3 बार। इसमें 2 कितनी बार दिए थे? 2 बार। मतलब 2 के गुणनखंड का क्रम दोनों में समान रूप से नहीं था। अब इसमें अपन ने देखा कि 2 इसमें 3 बार हैं और 2 इसमें 2 बार हैं। तो दोनों में से 2 का गुणनखंड केवल कितनी बार लिया जाएगा? 2 बार लिया जाएगा। अब ये तीसरा जो 2 है उसको शामिल अपन ने क्यों नहीं किया? क्योंकि 12 के गुणनखंड में 2 की पुनरावृत्ति तीसरी बार यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रही। यहाँ पे 3 दिया है, इस 3 को शामिल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि 3 का गुणनखंड 8 के गुणनखंडों में शामिल नहीं है। तो केवल और केवल वही गुणनखंड लेंगे जो दोनों में समान रूप से दिए हों। असमान रूप से गुणनखंड यदि आप ले लेते हैं तो आपका जो महत्तम समापवर्तक रहेगा वो मतलब सही दिशा में प्राप्त नहीं होगा और ना ही उसे सही महत्तम समापवर्तक से परिभाषित किया जाएगा। तो इसमें केवल सावधानी इतनी रखना है, सभी संख्याओं के गुणनखंड निकाल लेंगे और जिन संख्याओं के गुणनखंड निकालेंगे वो निश्चित रूप से अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड से आप परिभाषित हो चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड वही हैं जिसमें 1 का और स्वयं का भाग जाता है। तो यहाँ पे 8 के गुणनखंड निकाले 2 गुणित 2 गुणित 2, 12 के गुणनखंड निकाले 2 गुणित 2 गुणित 3। अब दोनों में से 2 का गुणनखंड 2 बार अपन ने लिया है। क्यों? क्योंकि 2 बार इसमें भी हैं और 2 बार इसमें भी हैं। इसमें भले ही 3 बार दिए हैं लेकिन न्यूनतम मान देखना है 2 के गुणनखंड का इसमें कितनी बार है। तो इसमें कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 बार यहाँ से 2 का गुणनखंड ले लिया और 2 बार यहाँ से 2 का गुणनखंड ले लिया। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? 2 गुणित 2। अब 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो ये जो 4 अभिष्ट संख्या निकली है ये किसका महत्तम समापवर्तक है? 8 और 12 का। अब जो इसकी परिभाषा अपन ने ब्लैक बोर्ड पर परिभाषित की थी उसको भी मिला लें। महत्तम समापवर्तक वो अभिष्ट संख्या है। अभिष्ट संख्या है मतलब अभिष्ट संख्या कौन सी है? 4 है, जो
दी गई संख्याओं को। अब दी गई संख्याएं कौन सी हैं? एक तो 8 है और एक 12 है, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो महत्तम समापवर्तक वह अभिष्ट संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो देखें 4 का भाग 8 में पूरा पूरा चला जाएगा और 4 का भाग 12 में भी पूरा पूरा चला जाएगा। तो इस प्रकार से दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक को अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब इस प्रकार महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की आवश्यकता अपने लिए क्यों पड़ी, इसका बहुतायत में प्रयोग क्यों हुआ? तो इसका केवल एक ही सिद्धांत है कि इन दोनों कंसेप्ट का मतलब अधिक मात्रा में गणित में प्रयोग किया गया है। चर के रूप में भी महत्तम समापवर्तक की अवधारणा ज्ञात करते हैं, अचर के रूप में भी महत्तम समापवर्तक की अवधारणा ज्ञात करते हैं, दोनों को सम्मिलित रूप में भी अपन ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखते हैं एक उदाहरण से। 3/4 धन 1/8 इस प्रकार के दो भिन्न आपको दे दिए जाते हैं और उनके बीच में एक धन का संबंध स्थापित कर सके आपसे कहा जाता है कि 3/4 धन 1/8 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तब इस क्रम को हल करने के लिए आपको लघुत्तम समापवर्तक की आवश्यकता पड़ेगी। किस किस का लघुत्तम निकालेंगे? 4 का और 8 का। अब दूसरे उदाहरण में देखें 21/35 21/35 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपसे कहा गया था मान ज्ञात करें। तो जब दो भिन्नों का योग के रूप में या अंतर के रूप में अपन मान निकालेंगे तो सबसे पहले उसके हर के मान देखेंगे और हर के मानों के आधार पर अपन उसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तब कहीं जाके उसका मान ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन जब यदि आपसे कहा जाए 21/35 इसका सरलतम रूप ज्ञात करें, तो इसके सरलतम रूप को ज्ञात करने के लिए इसका सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड अपने लिए ज्ञात होना चाहिए। किस किस का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड? 21 का और 35 का। मतलब ऊपर नीचे एक ही ऐसी संख्या से भाग देंगे जो सबसे बड़ी होगी और वह संख्या इन दोनों को क्या करेगी? पूर्णतः विभाजित करेगी। तो यहाँ पे 7 × 21 और 7 × 5 35। तो जब जब सरलतम रूप निकाला जाता है तब तक उभयनिष्ठ गुणनखंड की आवश्यकता अपने लिए पड़ती है और वह उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसा होना चाहिए? सबसे बड़ा होना चाहिए। छोटा और बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड पर अपन ने गतिविधि देखी थी। एक तीसरे उदाहरण को जोड़ते हुए अपन देखते हैं। जैसे यहाँ पे 64/96 है, तो यहाँ पर 2 से भाग दिया तो इसमें चला गया 32 बार, 2 से भाग दिया तो इसमें चला गया 48 बार। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? 32/48। मतलब 2 का भाग ऊपर दिया और 2 का भाग नीचे दिया। समझ पा रहे होंगे? तो 2 का भाग ऊपर नीचे तो चला गया, लेकिन 2 64/96 का सबसे बड़ा गुणनखंड नहीं है। 2 से इसमें भाग दिया 16 बार गया, 2 से इसमें भाग दिया 24 बार गया, तो 2 का भाग ऊपर नीचे यहाँ पे भी चला गया, लेकिन 2 32/48 का सबसे बड़ा गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पे 16/24, 2 का भाग 8 बार और 2 का भाग 12 बार, तो 2 का भाग ऊपर नीचे चला गया, लेकिन 2 यहाँ पे अभी 16/24 का सबसे बड़ा गुणनखंड नहीं है। तो इस क्रम को आगे ना बढ़ाते हुए केवल इतना समझें कि ये सभी इसके गुणनखंड हैं, इसका सबसे बड़ा गुणनखंड नहीं है। यदि इसी विषय वस्तु पे अपन पुनः आ जाएं, अपन ने यहाँ पे लिखा था 64/96, तो 16 चौके 64 और 16 छंग 96, कितना प्राप्त हुआ? 4/6। अब 64 और 96 का 16 भी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार की स्थितियां अपन को कुछ प्रश्नों में देखने को मिलेंगी, इसलिए इस पर बार बार चर्चा करके उदाहरण से आपको समझाया जा रहा है। तो 16 और 96 का सबसे उभयनिष्ठ गुणनखंड 16 नहीं है। 64/96
32 दूनी 64 और 32 तिया 96, मतलब 32 का भाग 64 में कितनी बार? 2 बार, और 32 का 96 में भाग कितनी बार? 3 बार। तो 64/96 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 32। एक उदाहरण और इसमें लेते हैं, 24/32। 4 छंग 24 और 4 8 32। 4 छंग 24 और 4 8 32। तो 4 24/32 का सबसे बड़ा गुणनखंड नहीं है। इसका सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? 8 तिया 24 और 8 चौके 32। मतलब 24/32 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 तिया 24 और 8 चौके 32। अब यहाँ पे जो मान प्राप्त हो रहा है वो मान क्या है? 3/4 है। मतलब अब इसमें किसी संख्या से भाग संभव नहीं है, इसलिए अंतिम परिणाम के रूप में जो मान मिला है जी 24/32 का क्या है? सरलतम रूप है। 24/32 भी एक भिन्न है, लेकिन 3/4 इसकी तुल्य भिन्न है। मतलब जो 3/4 है वो 24/32 की एक तुल्य भिन्न है। मतलब जे इसकी तुल्य भिन्न है और जे इसकी तुल्य भिन्न है। तो जब सरलतम रूप प्राप्त करना हो या एक भिन्न की तुल्य भिन्न प्राप्त करना हो, तब वहाँ पर सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड का अपन प्रयोग करते हैं, तब कहीं जाके उसका सरलतम रूप और तुल्य भिन्न की प्राप्ति होती है। इसलिए महत्तम समापवर्तक में इसी की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए मतलब इसको विशेष रूप से उपयोग किया गया है कि किसी भी मान को अपन सरलतम रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी गतिविधियों को अपन ने देखा और इन्हीं के आधार पर कुछ प्रश्न आपको ग्रुप में दिए जाएंगे, आप उनको हल करके भेजें हमारे पास, तब अपन एक सही दिशा में पहुंच पाएंगे कि आपने इस अंक से क्या सीखा। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।